अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में। तो मैंने भी आपको क्या कहा कि जो सर्टोली जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर देखिए, ये इसका अंदर वाला एरिया है। इसके अंदर क्या होते हैं, टू टाइप के सेल होते हैं। एक सेल होते हैं, अब देखिए इसी का ही ये हमारे पास एनलार्ज व्यू है। अगर इसी को ही हम यहाँ पे जूम कर रहे हैं तो इसके अंदर दो टाइप के सेल हैं। एक का नाम है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। और स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है, मेल जर्म सेल होता है। और साथ ही साथ में एक सेल और होते हैं यहाँ पे, उसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं सर्टोली सेल। सर्टोली सेल को ही सस टेंटिकुलर सेल भी कहते हैं, जो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है। हार्मोन का नाम है इनिबिन। एंड ये सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल है, उसके बाहर भी कुछ सेल प्रेजेंट है। और जो बाहर प्रेजेंट है उन्हें हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल, उसी को ही हम कहते हैं लेडिक सेल, जो एक ग्रुप ऑफ हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। एंड इस ग्रुप ऑफ हार्मोन को हम कहते हैं एंड्रोजन। एंड्रोजन का एग्जांपल है टेस्टोस्टेरोन। होता क्या है कि जो ये स्पर्मेटोगोनिया है, यही क्या करता है, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस करता है, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। लेकिन इसको स्पर्मेटोगोनिया को स्पर्म में चेंज होने के लिए हमने क्या कहा, हमें क्या क्या चाहिए होता है। एक तो हमें सर्टोली सेल चाहिए होते हैं जो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा उसको टेस्टोस्टेरोन चाहिए होता है, जो उसको लिडिक सेल से मिलता है। अब यहाँ पे क्या चीज है कि जो हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया है, हमने कहा इट इज अ मेल जर्म सेल। अगर हम बात करते हैं इसकी प्लोइडी की, तो प्लोइडी क्या होता है, प्लोइडी होता है, अगर हम बात करते हैं प्लोइडी होता है क्रोमोसोम नंबर, किस सेल के अंदर कितना क्रोमोसोम का नंबर है। तो हमारे पास ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये नेचर में क्या होता है, 2n होता है, मतलब डिप्लॉयड होता है। तो आप मुझे बताइए, अगर ये 2n है, डिप्लॉयड है, तो स्पर्मेटोगोनिया में टोटल कितने क्रोमोसोम्स होंगे। आंसर दीजिए, उर्वशी, शुभव्या। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं और हम कहते हैं कि दिस इज डिप्लॉयड सेल और ये हैप्लॉयड है, तो अगर हम बात करें हैप्लॉयड की और अगर हम बात करें डिप्लॉयड की, तो वहां पर कितने क्रोमोसोम्स नंबर होंगे टोटल। प्लीज अपना माइक ऑन करके आंसर दीजिए। उर्वशी, शुभव्या, आंसर दीजिए। स्पर्मेटोगोनिया के पास कितने क्रोमोसोम्स होंगे टोटल। नो आइडिया। ओके, शुभव्या आप बताइए। अगर आपको, जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज आपको ये भी बताना है कि आपको नहीं पता है, क्योंकि मुझे ऐसे समझ में नहीं आएगा, तभी मैं उस चीज को एक्सप्लेन करूंगी ना आपको। शुभव्या आपको पता है कितने क्रोमोसोम्स होंगे। शुभव्या, आप बताओगे कितने क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं। चलो ठीक है, मैं ही आपको बताती हूँ। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नॉर्मली ह्यूमन बीइंग की बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल। 46 पे ओके 46 क्रोमोसोम्स या फिर 23 पेयर्स। कितने पेयर। 23। हाँ जी, 23 पेयर, ठीक है। आपको नहीं आता है कोई भी क्वेश्चन तो प्लीज आपको मुझे बताना है कि जो मैं आपसे पूछ रही हूँ आपको नहीं पता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, आपको पहले थोड़ा सा अभी बेसिक क्लियर करवाती हूँ। अगर हम बात करते हैं ना ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग की बॉडी में दो तरह के सेल होते हैं।
एक होते हैं सोमेटिक सेल और एक होते हैं जर्म सेल। जो चीजें मैं आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखवा रही हूँ, प्लीज उसको आपको अपनी कॉपी में जरूर नोट करना है, क्योंकि आपको ये चीजों को समझने में हेल्प करेगा। अब ये जर्म सेल क्या होते हैं? जर्म सेल वो सेल होते हैं हमारी बॉडी में जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? रिप्रोडक्शन में। तो आपको पता ही है, अभी भी हमने बात की है कि मेल एंड फीमेल के अंदर दो ही सेल होते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन से? एक हो गया स्पर्म इन मेल एंड एग इन फीमेल। तो ये दो सेल ही कैसे हैं? जर्म सेल है, जिनका डायरेक्ट रोल किसमें होता है? रिप्रोडक्शन में होता है। अब इन जर्म सेल को छोड़ दो आप, हमारी बॉडी में जितने भी बचे हुए सेल हैं, हमारे हाथ में भी सेल है, नोज में भी सेल है, माउथ में भी है, लंग्स में भी है, किडनी में भी है, हर जगह सेल है जो पूरी बॉडी को बना रहे हैं। तो इन जर्म सेल के अलावा जितने भी सेल बचते हैं ना, उन सबको कहते हैं सोमेटिक सेल, जिनका कोई रोल नहीं होता है रिप्रोडक्शन में। नो रोल इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं देखा गया है। आपने कभी सुना ऐसे कि ह्यूमन बीइंग की स्किन से बच्चा पैदा हो गया, या उसके लंग से हो गया, किडनी से हो गया? हमें मेल से मेल से स्पर्म चाहिए होता है, फीमेल से एग चाहिए होता है, तभी बनता है एक बेबी। किसी की स्किन लेकर, किसी का सलाइवा लेके तो नहीं बना सकता कभी कोई बेबी। तो सोमेटिक सेल का रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं देखा गया है। जो हमारी बॉडी के जर्म सेल होते हैं वही क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब एक्चुअल में जो ये जर्म सेल होते हैं, ये हैप्लॉइड होते हैं नेचर में, एंड जो सोमेटिक सेल होते हैं ये डिप्लॉइड होते हैं नेचर में। जब भी हम हैप्लॉइड की बात करते हैं, हम उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब हम डिप्लॉइड की बात करते हैं, उसको हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये 2n क्या है और ये n क्या है, इसको समझते हैं। अभी इस क्वेश्चन का आंसर आपने ही मुझे दिया है। एक मिनट, मैं यहाँ पे ना एक ब्लैंक स्लाइड क्रिएट करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। वेट, ये आपने नोट कर लिया? यस मैम। ठीक है, एक मिनट। तो अभी मैं आपको बता रही थी यहाँ पे कि हाँ, जैसे आपने क्या कहा, जो ह्यूमन बीइंग है, उनके पास टोटल कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46 क्रोमोसोम्स हैं। जो आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि ह्यूमन बीइंग्स कंटेन 46 क्रोमोसोम। और 46 क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है? कितने पेयर हैं? 23 पेयर्स होते हैं। अब होता क्या है, अगर हम बात करते हैं 23 पेयर की, तो यहाँ पे मेल हो या फिर फीमेल हो, इन 23 पेयर में से जो 22 पेयर होते हैं ना क्रोमोसोम के, 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों में ही सेम होते हैं। तो जो सेम होते हैं उसे हम कहते हैं ऑटोजोम। मेल एंड फीमेल में 22 पेयर जो है क्रोमोसोम का, वो क्या है? सेम है। उस सेम को हम कहते हैं ऑटोजोम। और ये वाले जो क्रोमोसोम है, आपको पता है क्रोमोसोम ही हमारी, मतलब क्रोमोसोम के पास ही जीन्स होती है ना, जो हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को बना रही है, उसी के पास ही सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो ऑटोजोम क्या बनाता है? हमारी बॉडी में जितने भी सोमेटिक सेल हैं, सोमेटिक सेल को कंट्रोल कौन करता है? ये ऑटोजोम ही करते हैं, जो सेम होते हैं मेल एंड फीमेल में। ओनली जो वन पेयर डिफरेंट होता है, वन पेयर इज डिफरेंट बोथ इन मेल एंड बोथ इन फीमेल। वन पेयर इज डिफरेंट, ठीक है? तो ये जो वन पेयर जो डिफरेंट होता है, इस वन पेयर को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, और इसी को ही हम कहते हैं एलोजोम। तो सेक्स क्रोमोसोम को ही क्या हम कहते हैं? एलोजोम कहते हैं। जो ओनली वन पेयर है जो डिफरेंट होता है मेल एंड फीमेल में। अब डिफरेंट कैसे होता है? देखिए, हमने कहा 22 पेयर क्या है? सेम है, मतलब 22 पेयर दोनों में एक्स एक्स ही होंगे, कोई इसमें फर्क नहीं है।
लेकिन जो वन पेयर डिफरेंट है उसमें क्या होता है कि जो मेल है उसके पास वो वन पेयर डिफरेंट होता है कि एक एक्स होता है दूसरा वाई होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल में वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, एक्स एंड एक्स। पता है आपको इसके बारे में? यस मैम। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक कैरियोटाइप दिखाती हूँ, उसको प्लीज आप ध्यान से समझना। तो अभी जो मैंने आपको बताया ना कि मेल हो या फीमेल हो, उनमें क्या होते हैं 22 पेयर आपके सेम होते हैं। तो ये हमारे पास देखिए जो यहाँ पे दिखाया गया है ना, ये क्रोमोसोम ही दिखाए गए हैं कि एक मतलब जो ह्यूमन बीइंग है उनके सेल में कैसे क्रोमोसोम्स होते हैं, और सेल के किस पार्ट में होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। पता है ना आपको इसके बारे में? न्यूक्लियस ही क्रोमोसोम कंटेन करता है और ऐसी शेप होती है उसकी। ठीक है, एक ये वाली आर्म होती है, एक हमारे पास ये वाली आर्म होती है, और बीच में एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेंट्रोमेयर। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास ये वन पेयर है, ये दूसरा पेयर है, थर्ड है, फोर्थ है, ये फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ, एट्थ है। इस तरीके से देखिए यहाँ पे ये जो 22 पेयर है ये सब में सेम है। अब आपने एक चीज नोटिस की यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है ये सारे सिर्फ पेयर में क्यों है? क्यों है ये पेयर में? हर एक क्रोमोसोम्स की देखिए 2 कॉपीज है यहाँ पे। वन पेयर में भी 2 है, 2 में भी 2 है, 3 में भी 2 पेयर है। तो इसका रीजन क्या है कि एक जो ह्यूमन बीइंग है, अभी अभी आपने मुझे खुद ही आंसर दिया था कि वो कैसे बनता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों से बनता है। तो हमारी बॉडी में, हमारे न्यूक्लियस के अंदर ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, एक क्रोमोसोम जो है ये मदर से आता है और एक क्रोमोसोम फादर से आता है। तो जो क्रोमोसोम मदर से आता है ना, इस क्रोमोसोम को हम कहते हैं मैटरनल क्रोमोसोम, मैटरनल क्रोमोसोम। और जो क्रोमोसोम फादर से आता है उस क्रोमोसोम को हम बोलते हैं पैटर्नल क्रोमोसोम। इसीलिए हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, पेयर में होते हैं, सिंगल में नहीं होते हैं। या फिर ट्रिपलेट में क्यों नहीं होते हैं, डबल में क्यों होते हैं? क्योंकि 2 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं बच्चा बनाने के लिए, एक मेल और दूसरा फीमेल। तो एक जो भी एक आप किसी भी XYZ पर्सन को उठा लो तो उन सब में आपको ये वन पेयर ही मिलेगा, सारे के सारे क्रोमोसोम का, चाहे वो पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा, जो मर्जी क्रोमोसोम हो, सबकी कितनी कितनी कॉपीज होती है? 2 कॉपीज होती हैं। सारे क्रोमोसोम की यहाँ पे 2 कॉपीज हैं। देख पा रहे हो आप इसको? तो यहाँ पे 2 कॉपीज हैं, इसीलिए इसे हम कहते हैं आपका 2n। 2n का मतलब क्या है? डिप्लॉयड क्रोमोसोम, मतलब डिप्लॉयड सेट। डाई का मतलब क्या होता है? डाया मीन्स 2, एंड प्लॉइड का मतलब अभी भी मैं आपको बताया, प्लॉइडी मीन्स क्या होता है? क्रोमोसोम का नंबर, मतलब 2 सेट है हर एक क्रोमोसोम के। क्रोमोसोम नंबर 1 का भी 2 है, सेकंड का भी 2, 3 का भी 2, 4 का भी, 5th का भी 6, और ये आपके 22 तक सबके हैं क्या है? 2 पेयर है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये क्रोमोसोम्स कैसे हैं? 2n है, मतलब डिप्लॉयड है, 2 सेट है। अब लास्ट क्रोमोसोम देखिए, जो सेक्स क्रोमोसोम होता है जिसे हम एलोसोम भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक क्रोमोसोम ये एक्स है, दूसरा क्या है? दूसरा भी एक्स ही है। एक्चुअली ये हमारे पास फीमेल का दिखाया गया है, मतलब जो आप यहाँ पे सेल देख रहे हो ये हमारे पास एक फीमेल का कैरियोटाइप है, मतलब फीमेल का सेल है जो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये ओनली वन पेयर ही डिफरेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अब हमारी बॉडी के आप जो मर्जी सेल उठा लो, आप लिवर से सेल ले लो, आप स्किन से सेल ले लो, आप किडनी से ले लो, हर कहीं जगह से सेल लो, अगर आप सारे सेल के अंदर अगर आप न्यूक्लियस को स्टडी करोगे, अगर आप वहां पे क्रोमोसोम को देखोगे ना, आपको ऐसा ही कुछ नजर आएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर आपने किसी फीमेल से एग को लिया है और अगर आपने किसी मेल से अगर आपने किसी को स्पर्म को लिया है, तो अगर आप उनके अंदर क्रोमोसोम देखोगे ना, अगर मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम बनाऊं, मान लेते हैं यहाँ पे मैं बना रही हूँ एग, ठीक है, ये एग सेल है, और एग सेल के अंदर आप यहाँ पे क्रोमोसोम देख रहे हो, तो वहां पे आपको ओनली 23 क्रोमोसोम ही नजर आएंगे। मतलब ये एक से लेके 23 है, लेकिन सबकी कितनी कितनी कॉपी है? 1 कॉपी। ये क्रोमोसोम नंबर मान लेते हैं ये 1 है, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, ये क्रोमोसोम नंबर 3 है, ये क्रोमोसोम नंबर 4 है, ये क्रोमोसोम नंबर 5 है। इस तरीके से करते करते 23 पे जब आप पहुंचोगे ना, तो जितने भी क्रोमोसोम है सबकी आपको सिंगल सिंगल कॉपी ही मिलने वाली है। तो यहाँ पे क्या होगा? सिंगल सेट हो गया क्रोमोसोम का, तो सिंगल सेट को ही बोलते हैं हैप्लॉइड।
समझ आया आपको? और इसी को ही हम बोलते हैं ओनली एन। एन मतलब ओनली सिंगल सेट, 2n मतलब 2 सेट। अब अगर आप सेम इस तरीके से मान लेते हैं कि आपने किसी भी मेल की बॉडी से स्पर्म लिया है एंड आप वहां पे स्पर्म का क्रोमोसोम नंबर स्टडी कर रहे हो, तो अगर आप स्पर्म को भी देखोगे ना, वहां पे भी सेम आपको यही मिलने वाला है। क्रोमोसोम नंबर 1 का ओनली 1 क्रोमोसोम, 2 का भी ओनली 1, 3 का भी ओनली 1, और लास्ट में अगर आप मेल है तो जो आपका लास्ट क्रोमोसोम होगा वहां पर हमारे पास वो स्पर्म एक्स भी हो सकता है और हमारे पास वाई भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि वहां पे ओनली हमारे पास 23 कॉपीज होंगी, तो उसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड। यही रीजन है कि जब हैप्लॉइड स्पर्म हैप्लॉइड एग के साथ कंबाइन करता है तो जो बेबी बनाता है वो क्या बनाता है, डिप्लॉइड। मतलब कितने क्रोमोसोम होते हैं बच्चे के पास, उसके पास भी तो नॉर्मल 46 ही होते हैं ना। आप खुद ही सोचो, अगर स्पर्म के पास भी 46 क्रोमोसोम होते हैं और एग के पास भी 46 होते तो बच्चा कितने क्रोमोसोम वाला बनता, 92 वाला। लेकिन क्या ऐसा होता है रियल लाइफ में? कितने नो मैम। सबके पास 46 ही होते हैं ना, तो ये 46 कैसे हुए यहाँ पे? तो वही चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रही थी यहाँ पे कि जो हमारे कुछ सेल होते हैं ना वो अपना क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस कर देते हैं। इसीलिए भी अभी मैंने आपको पूछा कि आपने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला चैप्टर किया है, +1 में आप पढ़ते हो। मैं आपको थोड़ा सा वो भी यहाँ पे बता देती हूँ। अच्छा, आपको पहले हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड समझ आया? यस मैम। जो भी हमारे पास, जहां पर मैं हैप्लॉइड की बात कर रही हूँ, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल, चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे खुद ही दोगे। मान लो कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, एक सेल है और वो उसका सोमेटिक सेल है, सोमेटिक सेल है एंड वहां पे उसके पास क्रोमोसोम है 40। तो आप मुझे बताइए उसका जो रिप्रोडक्टिव सेल होगा वहां पे कितने क्रोमोसोम होंगे, बताइए। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नहीं समझ आया ये भी बता दो, अगर क्वेश्चन नहीं समझ आया मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। यस मैम, दोबारा एक बार क्वेश्चन बता दीजिए। ओके ओके। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, एग्जाम्पल लेते हैं, एक प्लांट का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ये प्लांट है, ये इसकी रूट है, ये इसका स्टेम है, ये इसका लीफ है, ठीक है, इसकी लीफ है, और यहाँ पे कुछ कुछ यहाँ पे ना फ्लावर भी लगे हुए हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पता है आपको क्या होता है? फ्लावर किया है आपने? जो फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर जो मेल गैमेट होता है उसको पोलन ग्रेन बोलते हैं, और जो फीमेल गैमेट होता है उसको एगी बोलते हैं। ये चीज पता है कि नहीं पता है? यस मैम। ठीक है, उसको बोलते हैं एग। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, मैंने इस प्लांट की रूट्स ली, ठीक है, और मैंने इसके सेल को स्टडी किया। तो जब मैंने इस प्लांट की रूट को स्टडी किया तो मुझे इसमें टोटल 40 क्रोमोसोम मिले। तो अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि इस फ्लावर मतलब जो ये प्लांट है इसके फ्लावर में जो पोलन ग्रेन है और जो एग है उसके पास कितने क्रोमोसोम होंगे? मैम उसमें भी 40। उर्वशी आप बताइए। उर्वशी कुछ तो आंसर दो, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आया है कि नहीं आया है। मैम मे बी 40। 40 होंगे, ओके। अच्छा, थोड़ा सा ओके, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। जो हमारा रूट है ये सोमेटिक सेल है, स्टेम भी सोमेटिक सेल है, लीफ भी सोमेटिक सेल है। लेकिन मेल गैमेट नाम से पता चल रहा है पोलन ग्रेन क्या है, जर्म सेल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। फीमेल के अंदर जो एग है वो भी जर्म सेल है,
आप क्वेश्चन आंसर थोड़ा मॉडिफाई करना चाहते हो या अभी भी सेम ही है? कोई बात नहीं, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। बताइए। चलो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। देखिए, मैंने कहा रूट क्या है? सोमैटिक सेल है। तो अभी अभी तो मैंने आपको कहा कि जो सोमैटिक सेल होते हैं उनमें क्रोमोसोम कैसे होते हैं? 2n होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। और जो जर्म सेल होते हैं, जर्म सेल में क्रोमोसोम कैसे होते हैं? हैप्लॉयड होते हैं। तो अगर मैं कह रही हूं कि रूट के अंदर 40 क्रोमोसोम है, मतलब 40 क्रोमोसोम का मतलब क्या है? 2n, मतलब वहां पे टोटल कितने पेयर है? 20 पेयर है क्रोमोसोम के, तभी तो 40 क्रोमोसोम हुए। लेकिन अगर मैं कह रही हूं कि पोलन ग्रेन एंड एग जो क्या है? गैमेट है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इनमें तो टोटल हाफ नहीं हो जाएगा क्रोमोसोम का नंबर सब में? हमने कहा ओनली ये सारे क्या होंगे? ये एन होगा, ये भी एन होगा, ये भी एन होगा, हैप्लॉइड होगा, मतलब ओनली वन सेट होगा। 20 पेयर का मतलब था 2 सेट है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे वन सेट होगा तो पोलन ग्रेन में 20 नहीं हुए, एग में भी 20 हुए। बताइए, समझ नहीं आया आपको? यस मैम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है? यस मैम, हो गया क्लियर। आपको ना, मुझे लगता है कि जो आपका +1 का चैप्टर है ना, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, उसके मतलब थोड़े से उसमें आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। उस चैप्टर को मैं आपको करवाऊंगी, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम +1 में उस चैप्टर को करते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा आपको फिर भी आइडिया दे देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि बार बार एक्चुअली ह्यूमन रिप्रोडक्शन में वो चीजें आती रहेंगी, वहां पे वो टर्म आती रहेगी, तो शायद आप उसको समझ ना पाओ वहां पे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये सारी चीजें प्लीज नोट कर लेना, लेकिन अपनी कॉपी पे, ठीक है? तो जब भी हम बात करते हैं, एक सेल है हमारे पास, ठीक है, ये सेल है, और इसको यहाँ पे क्या करना है? डिवीजन करनी है, सेल को डिवाइड करना है। तो जब भी सेल डिवीजन होता है ना, उसके दो प्रोसेस होते हैं, नाम तो आपने जरूर सुने होंगे। एक होती है माइटोटिक डिवीजन और एक होती है मेयोटिक डिवीजन। नाम सुने हैं? यस मैम। माइटोटिक एंड मेयोटिक डिवीजन। अब ये जो माइटोटिक डिवीजन है, इसे हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। और जो माइटोटिक डिवीजन है, इसे हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। अब इक्वेशनल एंड रिडक्शनल का मतलब क्या है? अब इसको भी प्लीज ध्यान से समझना। ये सेल है मेरे पास, ठीक है, यही वाला सेल है, इसको थोड़ा बड़ा बना देती हूँ। और मैंने स्टडी किया कि जो ये मेरा सेल है, यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर है 20। मान लेते हैं कि यहाँ पे 20 क्रोमोसोम है, और 20 क्रोमोसोम के साथ मैंने ये भी बता दिया कि टोटल 10 पेयर है। मतलब मान सकते हो ना, ऐसे 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 करके कितने पेयर होंगे? 10 पेयर होंगे, दो दो के सेट में, ऐसे ही होगा। तो ये जो 10 पेयर है, मतलब 20 क्रोमोसोम है, हम क्या बोल रहे हैं? 2n बोल रहे हैं, डिप्लॉयड है। अब इस सेल के अंदर जो ये सेल था, यहाँ पे एक माइटोटिक डिवीजन हुई, और जब डिवीजन हुआ, इस सेल ने यहाँ पे दो सेल बनाए, दो सेल बनाए। और हमने क्या देखा कि ये सेल डिवाइड कर गया, आपका ये वाला सेल, मान लेते हैं एक्स सेल था, ये एक्स सेल डिवाइड किया और इसने यहाँ पे दो सेल बनाए। तो जो इसने यहाँ पे दो सेल बनाए, एक इस सेल के अंदर भी मुझे 20 क्रोमोसोम ही मिले, और इस सेल के अंदर भी मुझे 20 क्रोमोसोम ही मिले। तो यहाँ पे मैं क्या चीज देख रही हूँ कि डिवीजन से पहले भी 20 क्रोमोसोम ही थे, और डिवीजन के बाद भी 20 क्रोमोसोम ही है। मतलब क्रोमोसोम का नंबर सेम है, वहां पे कोई भी चेंज नहीं हुआ है। और कब नहीं हुआ? जब मेरे सेल के अंदर कौन सा डिवीजन हुआ? माइटोटिक डिवीजन हुआ। तो जब इस तरीके की डिवीजन होती है ना, इसे हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल, इक्वल, before division and after division the number of chromosome is same, that is 20। समझ आया इतना? यस मैम।
अब देखिए दूसरा वाला टाइप देखिए, यही वाला सेल है, सेम वही। कितने क्रोमोसोम हमने बताए थे अभी यहाँ पे? 20 क्रोमोसोम बताए हमने, और ये बताया 20 क्रोमोसोम मतलब 10 पेयर। ठीक है, 10 पेयर मतलब इस तरीके से, सेम इस तरीके से आप यहाँ पे ना 10 पेयर बना दो, तो हो गए ना 20, अगर आप इस तरीके 10 पेयर बना दोगे। क्लियर है? अब क्या हुआ Yes, कि ma'am. इस सेल के अंदर इस सेल ने डिवाइड किया, और डिवाइड होने के बाद इसने भी यहाँ पे 2 सेल बनाए, एक सेल ये, एक सेल ये। बट हमने क्या देखा कि जब इसने यहाँ पे 2 सेल बनाए, ठीक है, तो जो मेरा ये वाला सेल था, यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर 10 हो गया, और यहाँ पर भी क्रोमोसोम का नंबर 10 ही हो गया। दोनों जगह क्रोमोसोम का नंबर 10 हो गया, मतलब टोटली हाफ हो गया पेरेंट के कंपैरिजन में। जो सेल डिवाइड करता है उस सेल को हम बोलते हैं पेरेंट सेल। पेरेंट सेल के पास थे 20 क्रोमोसोम, और जो नए सेल यहाँ पे बने, जो नए बनते हैं ना, उनको हम बोलते हैं डॉटर सेल। ये कुछ टर्म है, आप इनको लर्न कर लेना। जो सेल डिवाइड करा वो पेरेंट है, और जो न्यू सेल बने उनको बोलते हैं डॉटर सेल। तो जो हमारे पास यहाँ पे न्यू सेल बने, उन दोनों के पास यहाँ पे 10-10 क्रोमोसोम आए, तो क्रोमोसोम का नंबर एकदम रिड्यूस हो गया, हाफ हो गया। पेरेंट के पास 20 थे, यहाँ पे 10 आ गया, तो एकदम हाफ हो गया क्रोमोसोम का नंबर, जो नए सेल बने। Yes, ma'am. तो ये जो नए सेल बने जिनमें हाफ हो गया क्रोमोसोम का नंबर, वो कौन सी डिवीजन से होता है? अगर सेल में कैसी डिवीजन हो रही है? मियोटिक डिवीजन हो रही है, मियोसिस हो रहा है, एंड इसी को ही बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या है? रिड्यूस हो गया है क्रोमोसोम का नंबर आफ्टर द सेल डिवीजन। और कितना रिड्यूस हुआ? एकदम हाफ हो गया। समझ आया आपको? बताइए, Yes, ma'am. ये चीजें आपको समझ में आई? तो प्लीज आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे नोट कर लीजिए कि जब भी किसी सेल में माइटोसिस होती है, तो क्रोमोसोम का नंबर जो डिवीजन होने से पहले रहता है, बाद में भी वही होता है। लेकिन अगर जिस भी सेल में मियोसिस हुई है, मतलब जब किसी भी सेल में मियोसिस हुई है, तो क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है? एकदम रिड्यूस हो जाता है, हाफ रह जाता है। समझ आया आपको? अब आपको ये पता होगा कि नहीं पता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया यहाँ पे एक और दे देती हूँ। जब भी हमारे पास मियोसिस होती है, एक मिनट वेट, जो भी मैंने आपको कहा कि एक है माइटोटिक डिवीजन और एक है मियोटिक डिवीजन। तो जब भी माइटोटिक डिवीजन होती है किसी भी सेल में, मान लेते हैं ये सेल था, इसमें माइटोटिक डिवीजन हुई, तो माइटोसिस होने के बाद जो सेल डिवाइड करता है ना, वो हमेशा 2 सेल बनाता है। तो हम कहते हैं पेरेंट सेल जो था वो डिवाइड किया, और उसने यहाँ पे कितने सेल बनाए? 2 डॉटर सेल बनाए, 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन किया। लेकिन जब भी किसी सेल में मियोटिक डिवीजन होती है ना, तो एक सेल से हमें वहां पे 4 सेल मिलते हैं, इसका ध्यान रखना। तो यहाँ पे कितने सेल मिले? 4 डॉटर सेल मिलते हैं, और यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। मान लेते हैं यहाँ पे 10 था, तो यहाँ पे भी 10 रहेगा, यहाँ पे भी 10 रहेगा। लेकिन मान लेते हैं यहाँ पे 10 था, तो सब में क्या हो जाएगा? 5 5 5 5, टोटली हाफ हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 4 डॉटर सेल मिलते हैं। 4 क्यों मिलते हैं? क्योंकि जब भी जो मियोसिस होता है ना आपका, ये आपका 2 फेज में होता है। एक होता है मियोसिस 1 और दूसरा होता है मियोसिस 2। आई होप आपने ये प्लस 1 में किया होगा। नहीं किया होगा तो प्लीज मुझे बता दीजिए, पहले मैं आपको इसी चैप्टर को करवा दूंगी, क्योंकि ये तो हर जगह आएगा। आप कोई भी चैप्टर उठाओगे उसमें माइटोसिस, मियोसिस, ये तो बार बार ये सारी टर्म्स यूज होंगी। तो जब ये सेल है, सबसे पहले मियोसिस 1 होता है, तो मियोसिस 1 होने पे ये सेल आपकी 2 सेल की फॉर्मेशन करता है। तो ये जो 2 सेल है, ये बाद में मियोसिस 2 करते हैं, तो ये भी 2 बनाता है और ये भी 2 बनाता है। तो यहाँ पे मियोसिस जब हुई सेल में, तो एक सेल से हमें कितने सेल मिल गए? 4 सेल मिल गए।
और ये चारों सेल क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं नेचर में। क्लियर हुआ? यस मैम। तो कुछ कुछ पता चला, ज्यादा नहीं पता चला तो अब मुझे नहीं पता आपको कितना समझ आया है। ठीक है, अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। हम टेस्टिस के बारे में कर रहे थे। तो यहाँ पे यही वाला मैं करवा रही थी आपको। तो अभी देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है वहां पर एक सेल होता है जिसको हम कहते हैं मेल जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि ये 2n है, ये डिप्लॉयड है। तो आप मुझे बताइए, अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर डिप्लॉयड है तो इसके पास कितने क्रोमोसोम्स होंगे टोटल? 46। वेरी गुड, 46 होंगे। अब ये स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है, ये ना माइटोटिक डिवीजन करता है। ये देखिए, ये स्पर्मेटोगोनिया था, माइटोटिक डिवीजन क्या, अपना नंबर बढ़ाने के लिए। और जब इसने माइटोटिक डिवीजन की तो एक सेल बनाता है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो आप मुझे बताइए, अगर स्पर्मेटोगोनिया में माइटोटिक डिवीजन हुआ है और माइटोटिक डिवीजन होने के बाद हमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मिला है, तो इसके पास कितना होगा क्रोमोसोम का नंबर? 46। वेरी गुड, 46। अब आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है अब ये करता है मियोसिस। तो जैसे भी मैंने आपको बताया कि मियोसिस आपका 2 फेज में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ठीक है, और टोटल हमें क्या मिलता है, हमें 4 सेल मिलते हैं। तो ये देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था आपका 2n, मतलब डिप्लॉयड था। अब इसने यहाँ पे मियोटिक डिवीजन 1 किया सबसे पहले, तो 1 करने पे ये आपके 2 सेल बनाता है। इन 2 सेल को बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो अगर ये मियोसिस 1 कर रहा है मतलब रिडक्शनल डिवीजन कर रहा है, तो आप मुझे खुद ही बताइए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा? 23। वेरी गुड, 23 होगा। एंड ये क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे नेचर में। और यहाँ पे क्या हुई है, रिडक्शनल डिवीजन हुई है। अब जैसे मैंने आपको कहा ना कि मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 मतलब 2 फेज होते हैं, तो एक्चुअल में ये जो मियोसिस होती है ना, इसका जो मियोसिस 1 होता है ये रिडक्शनल डिवीजन होती है। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए। और जो मियोसिस 2 होती है ये आपकी इक्वेशनली होती है। तो अब यहाँ पे ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, यहाँ पे आपकी मियोसिस 2 होती है, तो ये भी आपके 2 बनाता है, ये भी 2 बनाता है, तो टोटल बन गए यहाँ पे 4 सेल। तो कहने का मतलब ये है कि जब कंप्लीट मियोसिस हुआ तो एक सेल ने हमें यहाँ पे 4 सेल दे दिए। अब जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 हुआ तो हमें यहाँ पे 4 स्पर्मेटेड मिलते हैं। तो आप बताइए इनमें क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा? 23। वेरी गुड, 23 होगा, मतलब हैप्लॉइड होगा। एंड स्पर्मेटेड आपका बाद में स्पर्म बना देता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अगर हम एक लाइन में इसको मतलब डिस्कस एक्सप्लेन करें कि जो हमारा ये स्पर्मेटोगोनिया है या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, जब इसमें मियोसिस होता है या जब इसमें रिडक्शनल डिवीजन होती है तो हमें क्या मिलते हैं, हैप्लॉइड स्पर्मेटेड या हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ मिलता है। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। समझ आया आपको? यस मैम। तो ये था हमारे पास, ये था स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। बस इसकी मैं थ्योरी करवा देती हूँ, आज हम इतना ही पोर्शन करेंगे। अगर कुछ डाउट होगा तो फिर आप वो पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में। तो देखिए यहाँ पे क्या है, टेस्टिस कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होते हैं, एक पाउच में होते हैं, विद इन अ पाउच, पाउच को हम कहते हैं स्क्रॉटम। तो स्क्रॉटम किस चीज में हेल्प करता है, मेंटेनिंग द लोअर टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। और कितना लो टेम्परेचर करता है, 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, जो किसके लिए नेसेसरी होता है, फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स, एंड उन 250 कंपार्टमेंट्स को हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। So each lobule contain 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule in which sperm are produced. अब बात करते हैं seminiferous tubule की। So each seminiferous tubule is lined on its inside by 2 type of cell। मतलब seminiferous tubule के अंदर 2 टाइप के सेल हैं, एक है मेल जर्म सेल जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया,
और दूसरा है सर्टोली सेल। अब देखिए जो चीज अभी हमने समझी, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे मेल जर्म सेल कौन है, स्पर्मेटोगोनिया, क्या करता है, अंडरगो मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन मतलब रिडक्शनल डिवीजन, फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। एंड वाइल सर्टोली सेल क्या करते हैं, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं जर्म सेल को। तो ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेल जर्म सेल जब आपका मियोटिक डिवीजन करता है, मतलब जब रिडक्शनल डिवीजन करता है, तभी हमें फाइनली क्या मिलते हैं, स्पर्म मिलते हैं। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर वाले को हमने क्या कहा था, इंटरस्टिशियल स्पेस, जिसके पास क्या होते हैं, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, एंड इंटरस्टिशियल सेल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लिडिक सेल। A leading cell synthesize and secrete testicular hormones called एंड्रोजन, और एंड्रोजन का मैंने आपको एग्जांपल बताया था टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा हमारे पास जो आपका इंटरस्टिशियल स्पेस होता है ना, वहां पे बहुत सारे इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये हमारे पास कुछ लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है, जो WBC का पार्ट होता है। आपको इतनी चीज समझ आई, टेस्टिस का स्ट्रक्चर समझ आया, जो भी आज हमने पोर्शन किया। Yes, ma'am. इस थ्योरी में कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको ना समझ आया हो? No, ma'am. उर्वशी आपको? No, ma'am. ठीक है, तो प्लीज आप इसको पढ़ना आज अच्छे तरीके से। मैंने भी लेक्चर रिकॉर्ड भी किया है, मैं आपको वीडियो भेज दूंगी, आप इसको दोबारा देखना एक बार। हो सकता है कुछ चीजें आपको समझ ना आई हो, वो आप मुझसे कल पूछ सकते हो। तो आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है? Okay, ma'am. ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना Thank you, आपको? ma'am. ओके जी, No, वेलकम। ma'am. ठीक है, चलो फिर बाय बाय फिर।